अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मनी का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहले मनी, इससे करेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स, डिमांड और सप्लाई को डिस्कस किया। फिर हमने इन्फ्लेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखी थी, इसकी काइंड्स देखी थी, इसके इम्पैक्ट देखे थे कि इसकी कॉस्ट क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं और फिर इन्फ्लेशन को मैयर करने का तरीका देखा था, हाउ टू मैयर द इन्फ्लेशन। अब डिस्कस करना है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो महंगाई है, जो प्राइसेस का लगातार बढ़ना है, इसके कॉजेज क्या हैं, किन वजह से इन्फ्लेशन कॉज होती है। तो सबसे पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दो ही मेन कॉजेज हैं, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, हमने जब मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम देखा था तो हमने देखा था कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल इंक्रीज करता है, और अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है तो प्राइस लेवल डिक्रीज करता है। सो अगर इकॉनमी में किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाए, तो उससे प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा और उसे हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड ऊपर जाके प्राइसेस को ऊपर की तरफ खींच रही है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, इस तरफ ले लेते हैं जीडीपी, इधर ले लेते हैं प्राइस लेवल। ये है आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD1, E1, Y1, P1। यहाँ पे इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है। इस पॉइंट से आगे या पीछे मूव की जा सकती है। अगर किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड राइज करके चली गई AD2 पे, इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट करेगा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ प्राइस लेवल वो भी इंक्रीज करेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड फर्दर राइज करती है, AD3 पे जाती है, इकोनॉमी फर्दर मूव करेगी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस फर्दर इंक्रीज करेगी। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड राइज करके प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड क्यों ऊपर जा सकती है? सबसे पहला है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मीन गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर दे। जब गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर देगी, लोगों की जेब में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी। जब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे, तो उससे एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। दूसरा, मॉनेटरी स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं किसी चीज को परसू करने वाला फैक्टर। मॉनेटरी स्टिमुलस, अगर आपका सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम कर दे, उसके दो इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहले, जो लोग सेविंग कर रहे थे वो सेविंग कम कर देंगे, तो सेविंग करने का फायदा नहीं है, इंटरेस्ट तो कम मिल रहा है। दूसरा, वो लोग जिनके पास अपने पैसे नहीं हैं, कम इंटरेस्ट रेट को देख के वो बैंकों से कर्जा लेके भी खर्च करेंगे। जब कर्जा लेके खर्च करेंगे तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। एक तो जो लोग सेविंग कर रहे थे वो सेविंग छोड़ के कंजप्शन करेंगे, और दूसरा जिन लोगों के पास अपने पैसे नहीं हैं वो बैंकों से कर्जा लेके खर्च करेंगे। इन दोनों से एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। तीसरा, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर, कि जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो
आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स के बढ़ने और इंपोर्ट्स के कम होने दोनों का इम्पेक्ट आता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड राइज करती है। सो जब आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा तब भी एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो रही है। जब दूसरे मुल्कों में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी उन मुल्कों के लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब उन मुल्कों के लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा देंगे, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाएगी और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर जाने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। तो ये 4 मेन कॉजेज हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो फिर इनकी रेमेडीज क्या हैं? व्हाट आर द रेमेडीज टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन? सिंपली जो कॉजेज हैं उन्हें रिमूव करते हैं। रेमेडीज, सबसे पहला इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अपने मुल्क का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें ताकि एक तो लोग लालच में आके ज़्यादा सेव करें और दूसरा जो लोग उधार लेके खर्च कर रहे हैं वो खर्च करना कम कर दें। दूसरा इंक्रीज टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट टैक्स का रेट इंक्रीज करेगी लोगों की जेब में डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी वो ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड कम कर देगी। तीसरा रिड्यूस मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हमने देखा था कि प्राइस लेवल डायरेक्टली डिपेंडेंट है मनी सप्लाई के ऊपर। हायर द मनी सप्लाई हायर इज द प्राइस लेवल, लोअर द मनी सप्लाई लोअर इज द प्राइस लेवल। सो जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई रिड्यूस करेगी उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, प्राइस लेवल नीचे आ जाएगा। तो ये मेन रेमेडीज हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देन कम्स द सेकंड टाइप, that is कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर किसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए तब भी प्राइसेस बढ़ेंगी। क्यों? हर ओनर ने, हर बिजनेसमैन ने बिजनेस के एक फिक्स प्रॉफिट परसेंटेज सेट की होती है कि वो कॉस्ट के ऊपर कुछ परसेंट प्रॉफिट चार्ज करता है। सो जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देगा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां आ गया जीडीपी, यहां आ गया प्राइस लेवल। ये है आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है। ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1। ये है एग्रीगेट डिमांड E1, Y1, P1। यहां आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस वजह से इंक्रीज कर सकती है? कॉजेस, सबसे पहला इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल महंगे हो जाएं ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल वो चीज़ है जिसको मिला के कोई शय बनाई जाएगी। जब रॉ मटेरियल महंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा। दूसरा इंक्रीज इन कंपोनेंट कॉस्ट, उसी का दूसरा नाम है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, के जिन चीज़ों को मिला के कोई शय बन रही है
वो अगर महंगे हो जाएंगे तो आपके मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। तीसरा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज बिजली, गैस, फ्यूल, ये यूटिलिटीज कहलाती हैं। किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए सबसे बड़ी एक मेजर कॉस्ट यूटिलिटीज की होती है। मसलन एक टेक्सटाइल मिल का, एक दरमियाने दर्जे की टेक्सटाइल मिल का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ तक का आता है। सो अगर आपकी यूटिलिटीज महंगी होती हैं उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। फिर इंक्रीज इन इंपोर्ट टैक्सेस। अगर इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ जाएं, इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज कर जाएं, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज वो होती हैं जो आपकी गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंपोर्ट्स के ऊपर, कि जब कोई चीज़ पोर्ट के ऊपर पहुंचेगी, आपके मुल्क के अंदर आएगी, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर देगी। दीज आर कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज। अब वो बिजनेसेस जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं या इंपोर्टेड मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जब गवर्नमेंट इंपोर्ट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, मशीनरी महंगी हो जाएगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। Then comes rising inflation expectations. कि अगर आपके प्रोड्यूसर्स को लग रहा हो कि मुल्क में प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, तो वो उन एक्सपेक्टेशन को जहन में रख के फौरी तौर पे प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आजकल के दौर में मुल्क में प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, डेली बेस पे इंक्रीज कर रही हैं। वजह क्या है? आपके प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन है, वो ये सोचते हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी। जब उनको लगता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करनी है, वो अपना प्राइस लेवल आज ही इंक्रीज कर देते हैं। तो ये वो वजह हैं जिनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, आपके प्रोड्यूसर क्या करेंगे? वो सप्लाई शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई शॉर्ट की, नया इक्विलिब्रियम आया E2 पे, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर जाएगी और सप्लाई के शॉर्ट होने की वजह से प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगर सप्लाई फर्दर शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई 3, इकोनॉमी मजीद दूर जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट से और प्राइस लेवल फर्दर इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज द रीजन कि प्राइस लेवल इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से। और क्योंकि इस इन्फ्लेशन की वजह कॉस्ट का बढ़ना है, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि कॉस्ट ऊपर जाके प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। अब इसकी रेमेडीज, हल क्या है इसका? फिर जो कॉजेज हैं उन्हें रिमूव कर दें, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। गवर्नमेंट बिजली गैस सस्ती कर दे, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर यूटिलिटीज की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो गवर्नमेंट यूटिलिटीज को सस्ता कर दे। दूसरा, रिड्यूस इंपोर्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट टैक्सेस कम कर दे, ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स है वो कम हो जाएगी। लिमिट वेज इंक्रीजेस, वेज रेट का बढ़ जाना भी इन्फ्लेशन कॉज करता है। वजह क्या है? वेजेस भी प्रोडक्शन कंसर्न का एक बड़ा एक्सपेंस होता है। सो हर साल के एंड पे आपके वर्कर्स डिमांड करते हैं कि उन्हें सैलरीज के अंदर इंक्रीमेंट दिया जाए। सो
जब वेज रेट इंक्रीज करेगा तो फैक्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। सो गवर्नमेंट वेज रेट को लिमिट कर दे, जो वेज राइजेस हैं उन्हें लिमिट कर दे कि वेजेस एक लिमिट से ऊपर इंक्रीज नहीं करेंगी। जब वेजेस का इंक्रीज कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये मेन कॉजेज हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, और आगे हमने उनकी रेमेडीज डिस्कस की हैं कि किस क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। देन कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक वो है unemployment। A state of being without job while actively searching for the job। अगर एक बंदा एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है और उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलती, दैट इज ही इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। यानी कि वो बंदा अनएम्प्लॉयड कहलाएगा जिसके पास जॉब ना हो, लेकिन साथ ही साथ वो एक्टिवली जॉब ढूंढ भी रहा हो और उसे जॉब ना मिल रही हो, ही इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। अब इसकी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जब एक बंदा एक जगह से जॉब छोड़ता है तो नई जगह पे जॉब ढूंढने तक कुछ अरसा वो अनएम्प्लॉयड रहता है, चंद दिन के लिए, चंद हफ्तों के लिए, या इवन चंद महीनों के लिए। तो एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करने के दरमियान जितना टाइम कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड रहेगा, ही इज सेड टू बी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। मसलन एक बंदे ने रिज़ाइन किया एक जगह से 20th को, नेक्स्ट जगह उसको जॉब मिल भी गई, लेकिन फर्म ने कहा आप फर्स्ट से आके ज्वाइन कर लें, तो 20th से लेके कमिंग फर्स्ट तक जो 10 या 11 दिन का गैप है, इस दौरान वो कहलाएगा फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। देन कम्स द सेकंड टाइप, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से जाहिर है सीजन चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आजकल शदीद गर्मी है तो आपके जो गीज़र प्रोड्यूस करने वाले लेबर है, गीज़र की रिपेयर मेंटेनेंस वाले जो लेबर है, इसी तरह जो आपकी हीटर प्रोड्यूस करने वाली लेबर है, वो सारी अनएम्प्लॉयड है। इसी तरह जब सर्दियों का सीज़न आएगा तो एसी प्रोड्यूस करने वाले, रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करने वाले, एसीज की रिपेयर मेंटेनेंस करने वाले लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे सीजन की वजह से। दैट इज दे आर सेड टू बी सीजनली अनएम्प्लॉयड पीपल। देन कम्स थर्ड टाइप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, दे आर सेड टू बी स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी एग्रीकल्चर से मूव कर रही है इंडस्ट्रियल की तरफ, तो जो एग्रीकल्चरल वर्कर है उसके पास वो स्किल्स मौजूद नहीं हैं जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए रिक्वायर होती हैं। तो जितना सा स्किल एक्वायर नहीं करेगा उतना अनएम्प्लॉयड रहेगा, ही सेड टू बी स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। सिंपल वर्ड्स में, जब एक बंदा अपना प्रोफेशन चेंज करता है तो
नए प्रोफेशन को चूज़ करने से के लिए उसे नई स्किल्स एक्वायर करनी है। उन स्किल्स के एक्वायर होने तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा और इस दौरान वो कहलाएगा स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड पर्सन, जितना सा वो नई स्किल्स एक्वायर नहीं कर लेता। Then comes the next type, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक बंदे के पास जॉब अवेलेबल है लेकिन वो किसी भी वजह से जॉब करना नहीं चाह रहा, he will be called voluntarily unemployed person। मसलन एक बंदा, उसका स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, मार्केट में जॉब भी अवेलेबल है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है जिस प्रॉपर्टी से उसे रेंट आ जाता है, या उसकी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जिन इन्वेस्टमेंट से उसे घर बैठे रिटर्न आ जाता है, और वो काम करना नहीं चाह रहा, ही इज सेड टू बी वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड पर्सन, कि वो काम करना ही नहीं चाह रहा। देन कम्स रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट हर साल मिनिमम वेज को इंक्रीज कर देती है। मिनिमम वेज क्या है? वो कम से कम सैलरी, वो कम से कम वेज रेट जिसके ऊपर आप किसी बंदे को अपने पास एम्प्लॉय कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेज। हमारे मुल्क में है आजकल 18,000 रुपये, कि आप चाहे कोई अनपढ़ वर्कर भी रखेंगे तब भी आप उसे कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह देंगे। अब अगर वैसे ओपन मार्केट में देखा जाए तो एक इलिटरेट वर्कर, एक इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर 12,000 में मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के कानून की वजह से एम्प्लॉयर को हाई सैलरी देनी पड़ती है। जब उसे मार्केट रेट से इक्विलिब्रियम से ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, वो करेगा क्या? अपनी लेबर की डिमांड कम कर लेगा। यहाँ है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ है वेज रेट। मार्केट में ये है सप्लाई ऑफ लेबर, ये है डिमांड ऑफ लेबर, यहाँ आया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वेज रेट है WE। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कम से कम वेज रेट ये वाला होगा WM, मिनिमम वेज रेट। अब इस वेज रेट पे होगा क्या? डिमांड फॉर लेबर क्या हुआ? कम होके Q1 पे आ गई, या इसे हम L1 से शो कर लेते हैं। जबकि इस वेज रेट की वजह, हाई वेज रेट की वजह से ज़्यादा लोग तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ लेबर कम है, सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, ये लोग कहलाएंगे रियल वेज अनएम्प्लॉयड पीपल। कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज इंक्रीज ना करे तो ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, लेकिन रियल गवर्नमेंट के वेज रेट के बढ़ा देने की वजह से ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। दे आर कॉल्ड रियल वेज अनएम्प्लॉयड पीपल। और आखिरी, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर की डिमांड को कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है? अगर लेबर की बनाई हुई शय की डिमांड मार्केट में मौजूद है तो लेबर की डिमांड भी मौजूद है, और अगर उसकी बनाई हुई चीज़ की डिमांड नहीं है तो लेबर की डिमांड भी है। फॉर एग्जांपल, आज से चंद साल पहले तक ACCA टीचर्स बड़े हाईली पेड होते थे। वजह क्या थी? मार्केट में ACCA का बूम चल रहा था। ACCA करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा थी। जब स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा थी तो फिर ACCA को टीच करने वाले टीचर्स, उनकी डिमांड भी ज़्यादा थी। ICAP ने अपनी फर्म्स को रोक दिया कि आप ACCA वालों को आर्टिकल्स नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे। उस वजह से, उस पाबंदी को देखते हुए लोगों ने ACCA करना कम कर दिया। जब ACCA स्टूडेंट्स की तादाद कम हुई तो ACCA को पढ़ाने वाले टीचर्स की डिमांड भी कम हो गई, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ये चल एक सादा एग्जांपल लेते हैं। आजकल जो पिज़्ज़ा बनाने वाले वर्कर्स हैं, इनको अच्छी सैलरी मिलती है। वजह क्या है? पिज़्ज़ा की डिमांड हाई है। अगर किसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन बैन कर दे, मुल्क में पिज़्ज़ा सेल करने पे पाबंदी लगा दे, इम्पैक्ट क्या आएगा? पिज़्ज़ा बनाने वाले कारीगर की डिमांड नहीं रहेगी। जब उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपके रेस्टोरेंट्स पिज़्ज़ा बनाने वाले कारीगरों को, लेबर को फारिग कर देंगे, तो वो लोग कहलाएंगे डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयड। इधर जीडीपी आ गया, इधर प्राइस लेवल, ये है आपकी इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट। फर्ज करते हैं मुल्क की इकोनॉमी यहां पे है, एग्रीगेट डिमांड 1 के ऊपर, E1 Y1। अगर इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ चली जाती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, मुल्क में इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या जैसे अगर कोरोना है, कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बंद है, इम्पैक्ट क्या आया? एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। एग्रीगेट डिमांड के फॉल करने की वजह से क्या होगा? आपकी कंट्री का आउटपुट कम हो जाएगा। जब आउटपुट कम हो जाएगा, इसका मतलब है इस आउटपुट को बनाने वाली जो लेबर थी वो भी कम हो जाएगी। फैक्ट्रियों वाले करेंगे क्या? इस लेबर को फारिग कर देंगे। मसलन अगर एक फैक्ट्री 24/7 चल रही थी 3 शिफ्टों के अंदर, फैक्ट्रियाँ 3 शिफ्टों में चलती हैं, 12 से 8, 8 से शाम 4 और शाम 4 से रात 12। तो जब फैक्ट्रीज अपनी प्रोडक्शन कम करेंगी किसी भी वजह से, जैसे आजकल है कोरोना की वजह से फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो उस प्रोडक्शन को करने वाली लेबर को भी फारिग कर देंगे। दैट लेबर विल बी कॉल्ड डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयड। Then comes Phillips curve. फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट था, इसने रिलेशनशिप दिया था वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन्फ्लेशन, बड़ा सादा सा लॉ है इसका। जब अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में कम हो जाएगी, मुल्क में कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो लेबर को ही पता होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है। जब कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे फिर होता क्या है? वो हाई वेज रेट डिमांड करते हैं, एम्प्लॉयर से हाई वेजेस डिमांड करते हैं। और जब मुल्क में बेरोजगारी ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, तो लोग कम पे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो वेज रेट नॉर्मल से नीचे चला जाता है। जैसे आजकल है, आजकल लोग तैयार हैं कम रेट पे काम करने के लिए। इधर ले लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, इधर लेंगे वेज इन्फ्लेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां जीरो नहीं आएगा, यहां आएगा करंट वेज रेट। वेज इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोग मौजूदा वेज रेट के मुकाबले में ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं या कम वेजेस डिमांड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेज इन्फ्लेशन। तो इसने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसे कहते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, SRPC, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। इस पॉइंट पे देखते हैं क्या है। पॉइंट ए, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इंपैक्ट क्या आएगा? वेज रेट करंट वेज रेट से कम हो जाएगा। जिन दिनों में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हों उन दिनों वेज रेट नॉर्मल से कम हो जाता है। रीजन क्या है? लोग कम पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ना होने से कम पे काम करना ज्यादा बेहतर है।
तो जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो वेज रेट नॉर्मल से फॉल कर जाएगा। इस पॉइंट को ले लेते हैं, पॉइंट बी। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो चुकी है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो आपका मार्केट का वेज रेट नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाती है, यू सी इम्पैक्ट क्या आएगा, वेज रेट बहुत हाई हो जाएगा। सो वेज रेट का इनवर्स रिलेशन है या वेज इन्फ्लेशन का, कि मुल्क में तनख्वाहें बढ़ेंगी या कम होंगी, इसका इनवर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। हायर द अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर वुड बी वेज रेट, लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, हायर वुड बी वेज रेट। और रीज़न वही है, ह्यूमन साइकी, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो तो लोग कम पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसीलिए हाई सैलरी डिमांड करते हैं। रीज़न क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट नियरली ज़ीरो है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि मार्केट में इनको सस्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलना। जब उसे पता है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, हाई वेज रेट डिमांड करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स से। देन कम्स, ये तो था शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। व्हाट अबाउट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व? इधर है अनएम्प्लॉयमेंट, इधर है वेज इन्फ्लेशन या सादा लफ्जों में वेज रेट। ये तो आ गया शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। इसका कहना था कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कांस्टेंट होता है, यानी कि मार्केट में कुछ ना कुछ लोग हर वक्त अनएम्प्लॉयड रहते हैं और इन अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद हमेशा फिक्स रहती है मार्केट के अंदर। ये कौन से लोग हैं? ये दो तरह के लोग हैं। मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ लोग लाजमी ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि जो अपनी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर रहे होते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड पीपल, कुछ ना कुछ लोग हर इकोनॉमी के अंदर हर वक्त मौजूद रहते हैं जो अपनी जॉब की नेचर चेंज कर रहे होते हैं, जो बिजनेस चेंज कर रहे होते हैं, जो एक फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में जा रहे होते हैं। तो ये लोग हर वक्त अनएम्प्लॉयड रहेंगे मार्केट में, और इसे इसने नाम दिया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, UN, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये कुदरती रेट है, इतने लोग हर वक्त आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अब फिर इसका कहना था कि शॉर्ट रन में लोग कम पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ना होने से होना बेहतर है, लेकिन लॉन्ग रन में लोग अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लेते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी पर्सन कम पे के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? कम पे काम करने का मतलब है आपकी नीड्स और वांट्स पूरी नहीं हो रही। जिस तरह हम चैप्टर 5 में देखा था कि कोई भी फर्म लॉन्ग रन में लॉस के ऊपर नहीं चल सकती। जो फर्म शॉर्ट रन में लॉस कमा रही होगी वो लॉन्ग रन में मार्केट से क्विट कर जाएगी। इसी तरह शॉर्ट रन में लोग मान जाते हैं कम पे काम करने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी पर्सन लो पे काम नहीं कर सकता। सो इसका कहना था लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ऊपर को मूव करेगा और वेज इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो लॉन्ग रन में चाहे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ही क्यों ना हो, लोग हाई वेजेस डिमांड करते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। रीज़न वही कि लॉन्ग रन में कोई भी पर्सन एक मिनिमम लेवल से कम पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेसेसिटीज ही पूरी नहीं होंगी, उसकी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी, तो उसे काम करने का फायदा। सो ये रिलेशनशिप है आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। Then comes the last diagram of this chapter.
इस चैप्टर की आखिरी डायग्राम। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्स एक्सिस पे लेंगे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, इधर लेंगे वेज रेट। अब वर्क फोर्स क्या होती है और लेबर क्या होती है। वर्क फोर्स बेसिकली हर वो बंदा पाकिस्तान की हद तक 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा हो और 60 साल से कम हो, उसे हम कहते हैं ये वर्क फोर्स का हिस्सा है। इनके वो बंदा जो काम कर सकता है, जिसे लीगली काम करने की इजाज़त है। सो हम कहते हैं कि ये आपका वर्क फोर्स का कर्व है। देन कम्स सप्लाई ऑफ लेबर। आपकी सारी की सारी वर्क फोर्स कभी भी काम नहीं करती। वजह, जैसे आप लोग हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे। रीज़न, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। सो आप लोग वर्क फोर्स का पार्ट तो हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर का पार्ट नहीं है। सो लेबर की सप्लाई वर्क फोर्स से हमेशा कम होती है। वर्क फोर्स मुल्क में ज़्यादा होती है किसी भी मुल्क के अंदर, और सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है। अब वेज रेट कैसे डिसाइड होगा। वेज रेट डिसाइड होगा डिमांड को देख के। ये आ गई डिमांड फॉर लेबर, ये वाला वेज रेट डिसाइड हो गया। इक्विलिब्रियम WE और LE, ये वेज रेट मुल्क में चल रहा है और इतनी लेबर मुल्क के अंदर काम करेगी। अगर सारी की सारी वर्क फोर्स सप्लाई ऑफ लेबर का हिस्सा होती, यानी कि आपके मुल्क का हर बंदा जो काम करने की उम्र में है वो काम कर रहा हो, तब इक्विलिब्रियम यहाँ होना था, क्योंकि फिर वर्क फोर्स और सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व सेम बनना था, यहाँ होना था। मार्केट का इक्विलिब्रियम वेज रेट कम निकलना था, अब इक्विलिब्रियम वेज रेट ज़्यादा आ रहा है। अगर सारी की सारी वर्क फोर्स काम करना शुरू हो जाए, होगा क्या, इस वेज रेट पे इतने लोग काम करेंगे, क्योंकि वेज रेट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इस पे ज़्यादा लोगों को काम करना चाहिए। तो इस वेज रेट पे जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोगों को काम करना चाहिए, इन दोनों का जो गैप है उसे हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली वेज रेट हाई है, इस हाई वेज रेट की वजह से ज़्यादा लोगों को काम करना चाहिए LE' को, लेकिन क्योंकि सारी वर्क फोर्स हिस्सा नहीं है सप्लाई ऑफ लेबर का, तो कम लोग काम कर रहे हैं। काम करना चाहिए LE' को, काम कर रहे हैं LE लेबर, तो LE' और LE का जो गैप है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हर इकॉनमी के अंदर होते हैं और हर सूरत रहते हैं। आप वेज रेट जितना मर्जी ज़्यादा कर दें, ये लोग लाजमी अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।